जुनून, प्यार और दोस्ती चैप्टर 7। रिया वेदांत के बेड पर नरम ब्लैंकेट में लिपटी आराम से सो रही थी। तभी उसकी नींद टूटी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। अपनी आंखें मलते हुए उसने सामने देखा तो वो एक अलग ही जगह पर थी। वो बेड उसका नहीं था, वो एक बड़े ही लग्जूरियस कमरे में थी जो बहुत बड़ा था। ये कौन सी जगह है? उसने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो उसे कल रात का सारा वाक्य याद आ गया। जैसे ही उसे वो सब याद आया, उसका दिल तेजी से धड़का। उसे याद आया कि किस तरह वेदांत ने कल रात उसे किस किया था। साथ ही उसने उसके गले में वो रेड जेम वाला नेकलेस भी देखा था। वेदांत उसके पास भी वो है। उसने भी उसे अपने पास रखा है, अपने दिल के पास। ये सोचकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी उसे कल रात वाला वो किस याद आया। वेदांत ने मुझे किस किया। उसने अपने होठों को छू लिया। उसके दिल में अजीब सी हलचल मची थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सूट बूट पहने वेदांत अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही रिया की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ब्लैक शर्ट मैरून सूट पहने वो आज हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। गीले बालों की एक लट उसकी आईब्रो को छू रही थी। उसे देखते ही रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी वेदांत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तो तुम्हें होश आ गया? उसके सवाल पर रिया क्या जवाब दे वही समझ नहीं आ रहा था। मैं यहाँ कैसे आई? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? तुम्हें यहाँ मैं लाया हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं? कल रात तुम बेहोश हो गई थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ ले आया। कल रात मतलब सुबह हो गई। रिया एकदम से बहुत ही घबरा गई। वो हड़बड़ाकर बेड से नीचे उतरी। ये देखकर बेचारा वेदांत भी घबरा गया। व्हाट आर यू डूइंग? रिया स्टॉप! वो उसे रोकने उसके पीछे गया, लेकिन रिया ने जल्दी से जाकर खिड़की के पर्दे खोल दिए। खिड़की के पर्दे खोलते ही तेज रोशनी की वजह से रिया की आंखें बंद हो गई और वो हड़बड़ाकर पीछे गिर गई। पर पीछे आते ही वेदांत ने उसे पकड़ लिया। वो सीधा वेदांत की बाहों में आ गिरी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर खुद को सही सलामत पाकर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सामने वेदांत का चेहरा पाया। उसे देख रिया की आंखें फैल गई। आर यू ओके? वेदांत के सवाल पर रिया ने हड़बड़ाकर हाँ में सिर हिलाया। वेदांत ने उसे उठाकर खड़ा किया। तभी उसे कुछ याद आया। मेरी मम्मा और नानी, मैं कल रात घर नहीं पहुंची, इसीलिए अब तक तो वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गई होगी मेरी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। नहीं, मुझे जल्दी घर जाना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रिया जल्दी जल्दी में वहां से भागने लगी, लेकिन तभी वेदांत ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस पीछे खींच लिया। उसके ऐसा करने से रिया एक बार फिर उसके बेहद करीब आ गई, जिससे वो सहम गई। रुको, तुम्हें तुम्हारी माँ और नानी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने एक गार्ड को कल रात तुम्हारे घर भेजकर उनसे कहलवा दिया था कि तुम एक ऑफिस कलीग के साथ मिलकर रात को एक बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम करने वाली हो, इसीलिए घर नहीं आओगी। जैसे ही रिया ने ये सुना, उसने राहत की सांस ली। तभी उसे एहसास हुआ कि वेदांत ने अब भी उसका हाथ पकड़ रखा था। वेदांत के भी ध्यान में जैसे ही ये बात आई, उसने रिया का हाथ छोड़ दिया। सॉरी, वो नज़रें चुराते हुए बोला, लेकिन उसके सॉरी कहने पर रिया अचानक एकदम शांत हो गई। कितना आसान होता है ना, गलती करो और फिर सॉरी बोलकर खुद को उस गलती के बोझ से आज़ाद कर लो। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर ये सॉरी शब्द होता ही नहीं तो लोग क्या करते। रिया की बात सुने वेदांत ने उसकी तरफ चौंक कर देखा। तुम प्लीज़ फिर से शुरू मत हो जाओ। मैं तुमसे फिर से झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने ही तुम्हारी जान भी बचाई, और अगर मुझे कुछ हो जाता तो। रिया की बात सुन बेचारा वेदांत एकदम से चुप हो गया। तभी उसने देखा कि रिया की आंखों में पानी जमा हो गया था। यह देख वो हैरान हो गया। बताओ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी मम्मा और मेरी नानी का क्या होता? तुम जानते भी हो कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो क्या करती? अचानक रिया रोते हुए बोली। उसे ऐसे रोते देख वेदांत के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। अगर मुझे कुछ भी हो जाता ना, तो वो भी अपनी जान दे देती। यू नो व्हाट, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे साथ वो भद्दा मजाक कर तुमने मेरी नहीं, मेरी मम्मा और मेरी नानी की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। रिया की बात सुने
वेदांत को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर गहरा वार किया हो। अब तक मैं ये सब इग्नोर कर रही थी, तुम्हारी बचकानी हरकतें और तुम्हारे अंदर भरा पैसों का घमंड समझकर, लेकिन इस बार ये सब बहुत ज़्यादा हो गया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सब करके इस बार तुम मेरी नज़रों से पूरी तरह गिर गए। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी, देख लेना। रिया रोते हुए वहाँ से भाग निकली, लेकिन उसे वहाँ से ऐसे जाते देख वेदांत का दिल तेजी से धड़का। उसने कुछ सोचा और तुरंत उसके पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। रिया रुको, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? अब सुनने के लिए क्या बाकी है? रिया वेदांत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी नज़र बेड के पीछे वाली दीवार पर गई और उसे देखते ही रिया की आंखें फटकर बाहर आने को हो गई। वो एकदम से रुक गई और हैरानी से उस ओर देखने लगी। उसे ऐसे देख वेदांत ने भी नज़र घुमाकर पीछे देखा तो रिया की नज़र बेड के पीछे वाली दीवार पर लगी बड़ी सी तस्वीर पर टिकी हुई थी। वहाँ नायरा के बचपन की एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत तस्वीर लगी हुई थी। उसी के इर्द गिर्द उसकी वेदांत, आरव, आर्यन और रुद्र के साथ की भी कई सारी खुशनुमा तस्वीरें थी। उन्हें देख रिया की आंखें उन पर ही टिक गई और खासकर बीचों बीच लगी अपनी ही बड़ी सी तस्वीर पर। वो सब देख उसके दिल में हलचल होने लगी। जैसे ही वेदांत ने उसके चेहरे के ये भाव देखे, वो काफ़ी हैरान हो गया। वो देख पा रहा था कि रिया की आंखों में पानी जमा होने लगा था, लेकिन वो अपने आंसुओं को पलकों से छलकने ही नहीं दे रही थी। तभी रिया ने खुद को संभाला और वेदांत का हाथ अपने ऊपर से झटकते हुए 2 कदम पीछे हट गई। उसे ऐसे देख वेदांत बहुत हैरान हो गया। मुझे घर जाना है। वो सीधा कमरे से बाहर भाग गई। उसे ऐसे जाते देख वेदांत कुछ समझ नहीं पाया, ये इन तस्वीरों को ऐसे क्यों देख रही थी जिस तरह से रिया उन तस्वीरों को देख रही थी। वो देखकर वेदांत को उस पर शक हो ही गया था। रिया वेदांत के कमरे से भागते हुए हॉल में आ पहुंची, लेकिन वहां आते ही वो सामने से आते रुद्र से टकरा गई। अपने सामने रुद्र को देख वो हैरान रह गई। तभी उसने देखा कि रुद्र के पीछे आरव और आर्यन भी खड़े थे। उन सबको वहां देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने आसपास नज़र घुमाई तो हॉल में काफ़ी सारे लोग सजावट का काम कर रहे थे। वो सब देख रिया काफ़ी हैरान रह गई। यह सब शाम की पार्टी के लिए है। तभी रुद्र की आवाज़ ने रिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। वैसे तुम इस तरह भागते हुए कहाँ जा रही थी? रुद्र तुरंत ही अपने असली सवाल पर आ गया। किसी ने कुछ कहा तुमसे? आर्यन भी जल्दी से रिया के पास आ गया। क्या वेदांत ने कुछ किया? उसने कुछ कहा तुमसे? आरव भी उसके पास आ गया। उन सभी की आंखों में रिया को अपने लिए बहुत चिंता नजर आ रही थी। वो तो उन सबको देखती ही रह गई। रिया कुछ तो बोलो, आखिर क्या हुआ? आरव ने उससे बड़े ही प्यार से पूछा। कुछ नहीं, मैं बस घर जा रही हूँ। मम्मा और नानी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। रिया का जवाब सुनकर उन तीनों ने राहत की सांस ली। रिया, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, इसीलिए तुम्हें ऐसे दौड़ना नहीं चाहिए। आरव की बात सुन रिया ने गर्दन झुका ली। आओ मेरे साथ यहाँ बैठो। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और वहाँ मौजूद सोफे पर बैठा दिया। वो खुद भी उसके पास बैठ गया। ये देख रुद्र और आर्यन भी उनके पास आए। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं तुम्हें एग्जामिन कर सकता हूँ? आई जस्ट वॉन्ट टू चेक इफ़ योर पल्स इज़ नॉर्मल और नॉट। उसकी बात सुन रिया ने कुछ पल सोचा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। यह देख आरव ने उसका हाथ लिया और उसकी पल्स चेक करने लगा। अब तुम काफ़ी हद तक नॉर्मल लग रही हो, पर फिर भी भागदौड़ मत करना जैसे अभी कर रही थी, और ख्याल रखना कि किसी तरह का इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस ना लो। आरव ने कहा, क्या तुम्हें पता चल गया मेरी बीमारी के बारे में? तभी रिया ने गर्दन झुकाकर दबी आवाज़ में पूछा। उसका सवाल सुनकर वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। थोड़ा बहुत नॉलेज तो है मुझे, इसीलिए पता चल गया। आरव थोड़ा मजाक करते हुए बोला, प्लीज़ किसी और को इस बारे में मत बताना, खासकर ऑफिस में। पर क्यों? आर्यन ने तुरंत पूछा। मैं नहीं चाहती कि सब मुझसे सिंपैथी दिखाएं या फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ट्रीट करें। तुम चिंता मत करो, ये बात हम पांचों के बीच ही रहेगी। रुद्र की बात सुन रिया हैरान हो गई। पांचों? उसने पलटकर पीछे देखा तो पीछे वेदांत खड़ा था। उसे देख वो उठकर खड़ी हो गई। वेदांत आकर
रिया के सामने खड़ा हो गया। क्या तुम सच में ऐसी हालत में घर जाना चाहती हो? वेदांत रिया के कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोला। रिया ने अपने कपड़े देखे तो उसकी सफ़ेद सलवार घुटनों के पास है। तुरंत बोल पड़ी। उसकी चिंता तुम मत करो, जाओ और फ्रेश हो जाओ, वरना ऐसे जाओगी तो तुम्हारी फैमिली और परेशान हो जाएगी। इसे ले जाओ। वेदांत ने सर्वेंट को जाने के लिए बोला। वो सर्वेंट रिया को लेकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। और हाँ, अगले 2 दिन ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रहकर आराम करो। अभी के लिए फ्रेश हो जाओ। आर्यन और रुद्र तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। जैसे ही वेदांत ने ये कहा, सब लोग हैरान हो गए। वो सब देख पा रहे थे कि वेदांत को उसकी चिंता हो रही थी। रिया उस सर्वेंट के साथ गेस्ट रूम में गई तो वहाँ बेड पर पहले ही उसका सारा सामान मौजूद था, जो कल रात उसने रोड पर गिरा दिया था। उसकी बैग, उसके अंदर की हर एक चीज़, यहाँ तक कि उसका अस्थमा पंप भी था। तभी उस सर्वेंट ने रिया के हाथ में 2 बड़े बड़े बैग्स पकड़ा दिए। ये क्या है? मैम, इसमें आपके लिए कपड़े हैं और इसमें जूते। आप जल्दी जाकर फ्रेश हो जाइए। मैं कमरे के बाहर ही खड़ी हूँ। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बुला लीजिएगा। इतना कहकर वो सर्वेंट वहाँ से चली गई। उसके जाते ही रिया ने वो दोनों बैग्स बेड पर रखे और उनके अंदर देखा। उनमें से एक के अंदर बिल्कुल वैसी ही एग्जैक्ट सेम ड्रेस थी जैसी इस वक्त उसके बदन पर थी, और उसके दूसरे वाले बैग में वैसे ही जूते थे जो रिया ने कल पहने थे। ये सब इसने कैसे किया, वो भी इतनी जल्दी? रिया हैरान थी। तभी रिया की नज़र बेड पर बैग के पास पड़े अपने फ़ोन पर गई। उसे देख रिया को याद आया कि उसे जल्दी घर जाना होगा, वरना उसकी माँ और नानी परेशान हो जाएगी। इसीलिए उसने जल्दी से वो कपड़े लिए और वॉशरूम की तरफ चली गई। जब वो तैयार होकर बाहर आई तब तक वेदांत और आरव दोनों ही वहाँ से जा चुके थे। वेदांत ऑफिस चला गया था और आरव हॉस्पिटल, लेकिन रुद्र और आर्यन दोनों वहीं मौजूद थे और वो दोनों रुद्र की जीप में रिया को घर छोड़ने तक गए थे। आप दोनों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने आप चली जाती। गाड़ी में बैठी रिया आर्यन और रुद्र से बोली। कोई बात नहीं रिया, वैसे भी मैं आज वहीं जाने वाला हूँ। मैंने सोच लिया है कि पार्टी के वक्त तक मैं वहीं रहूँगा और एक नई डिश पर काम करूँगा। आर्यन बोला। तब मैं भी कुछ वक्त के लिए फ्री हूँ, इसीलिए तुम दोनों को वहाँ छोड़ने आ गया। गाड़ी ड्राइव करता रुद्र बोला दोनों को। हाँ, ये महाशय अपनी गाड़ी लाते कब हैं? हम सबको पर्सनल ड्राइवर बना के रखा है इसने। रुद्र आर्यन की तरफ इशारा करते हुए बोला। अब बस भी करो रुद्र, मैं तो बस पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर रहा हूँ। आर्यन बोला। अच्छा, अगर ऐसा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों नहीं आते? जब तक तुम लोग हो मुझे इसकी क्या ज़रूरत? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। हाँ बिल्कुल, हम सब हैं ना तुम्हारे ड्राइवर्स। रुद्र चिढ़ते हुए बोला। उन दोनों की नोकझोंक देख रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रुद्र ने रिया और आर्यन को अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर छोड़ा और वहां से तुरंत चला गया, क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम था। जब तक रिया अपने घर के अंदर नहीं चली गई तब तक आर्यन भी वहीं खड़ा रहा। उसके जाने के बाद ही वो अपने अपार्टमेंट में गया। वहीं दूसरी ओर लगभग रिया की उम्र की एक प्यारी सी लड़की उसी गली में एंटर कर रही थी जिसमें रिया का घर था। उस लड़की ने सफ़ेद रंग का प्यारा सा ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। उसके कंधों तक आते सुनहरे छोटे बाल थे जिसमें उसने प्यारी सी हेयर बेल्ट लगाई थी। पैरों में स्नीकर्स पहनी और कंधे पर एक छोटी सी सीलिंग बैग टांगे वो लड़की अपनी ही धुन में खोई आगे बढ़ रही थी। उसी वक्त रुद्र भी रिया और आर्यन को छोड़कर अपनी जीप लिए उसी गली से बाहर निकला। रुद्र की नज़र रास्ते पर थी, लेकिन उस लड़की की नज़र अचानक से ड्राइव करते रुद्र के ऊपर पड़ी। उसे देखते ही उस लड़की की आंखें बड़ी हो गई और कदम अपने आप रुक गए। वो तो बस रुद्र को देखती ही रह गई, लेकिन ड्राइविंग पर फोकस करता रुद्र तुरंत ही वहाँ से निकल गया। रुद्र उस लड़की के होठों पर अपने आप रुद्र का नाम आ गया और उसका दिल तेजी से धड़का। शायद वो लड़की रुद्र को पहले से जानती थी। रिया अपने कमरे में बैठी कब से कल रात के बारे में ही सोच रही थी। वेदांत ने उसे किस किया ये सोचकर उसके गाल लाल हुए जा रहे थे। अरे यार, अगर मैं यही सब ऐसे ही सोचती रही तो सच में पागल हो जाऊंगी। भले ही उसने मेरी मदद की है, लेकिन मेरी वो हालत भी तो उसकी वजह से ही हुई थी ना।
पर पर उसके पास भी वो चीज़ है। मुझे लगा था कि शायद वो उसे भूल गया है, लेकिन उसने तो आज भी उसे संभाल कर रखा है। और उसने उसने मुझे रिया के हाथ अपने आप अपने होठों पर चले गए, क्योंकि उसे फिर से कल रात वाला वो किस याद आ गया था। लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को काबू किया। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए रिया, ये सब सही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मुझे कुछ भी करके वेदांत से दूर रहना होगा। मैं उसे अपने करीब नहीं आने दे सकती। मैं बस उन सब के पास इसीलिए गई थी ताकि उनके साथ अपने आप को संभाल सकूं, फिर से उठकर खड़ी हो सकूं। पर लगता है जैसे मैं खुद उनके पास नहीं गई, वो ही मेरे पास आए हैं। किसी भी कीमत पर उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ही नायरा हूँ, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर खटखटाया। रिया बेटा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर से रिया की नानी की आवाज़ आई थी। हाँ नानू, आइए ना। रिया की बात सुन उसकी नानी दरवाज़ा खोल अंदर आई। नानू, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आपको मेरे कमरे में आने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, जानती हूँ। वो आकर रिया के पास में ही बैठ गई। क्या हुआ नानू, आपको कोई काम था? हाँ था तो बताइए ना नानू। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ नानू, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? उनके इस सवाल से अचानक रिया थोड़ी डर गई। उसे लगा कि कहीं उन्हें कल रात के बारे में शक तो नहीं हो गया। तुमने रात भर काम किया ना, इसीलिए पूछा बेटा। ओह हाँ, मैं ठीक हूँ नानू, आप चिंता मत कीजिए। बेटा मुझे तुमसे एक और ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना नानू। वो काव्या के बारे में है बेटा। जैसे ही अंकिता जी ने ये कहा, अचानक से रिया की आंखें बड़ी हो गई। क्या हुआ नानू, फिर से कुछ हुआ है क्या? रिया के सवाल पर अंकिता जी का चेहरा अटक गया। कुछ ही देर बाद रिया तेजी से भागते हुए अपने कमरे से नीचे आई। नीचे रेस्टोरेंट में उसकी माँ खाना बना रही थी। रिया बेटा कहाँ जा रही हो? रेखा जी ने रिया से पूछा, लेकिन वो बिना जवाब दिए वहाँ से भागकर बाहर चली गई। रिया, अरे रुको तो, कहाँ जा रही हो? रेखा जी उसके पीछे बाहर आई, पर तब तक रिया जा चुकी थी। वो काव्या के घर जा रही है बेटा। नीचे आती अंकिता जी ने कहा। माँ, क्या आपने उससे सब बता दिया? हाँ बेटा, मुझे उस बच्ची काव्या की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैंने उसे बताया। अंकिता जी की बात सुन रेखा जी ना जाने क्यों पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। चिंता तो मुझे भी हो रही है उसकी, वो बोली। तभी वहाँ कुछ कस्टमर्स आ गए, जिन्हें सर्व करने में दोनों माँ बेटी जुट गए। उधर रिया भागते हुए घर से बाहर आई और बिना रुके उसी गली के एक साधारण से घर का गेट खोल अंदर घुस गई। उसने घर का दरवाज़ा तक नहीं खटखटाया और भागकर सीधा घर के हॉल में दाखिल हो गई। जैसे ही वो हॉल में आई, सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि हॉल में सोफे पर काव्या बैठी थी और उसके ठीक पास में ही वही लड़की बैठी थी जो कुछ देर पहले रुद्र को देख हैरान हुई थी। काव्या, शिवानी, रिया ने हैरानी से कहा। दरअसल उस लड़की का नाम शिवानी था और शिवानी काव्या और रिया दोनों की ही दोस्त थी, जो इस वक्त काव्या के हाथ पर पट्टी बांध रही थी। और बेचारी काव्या के चेहरे पर मार के कुछ और नए जख्म आ गए थे। उसके होठों पर सूखा हुआ खून लगा हुआ था और आंखों में आंसू बह रहे थे। आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। लेकिन रिया को देखते ही काव्या ने डर के मारे अपना हाथ पीछे छुपा लिया। ये सब क्या है? रिया जल्दी से दौड़कर उन दोनों के पास आई। ये देखकर शिवानी उठ खड़ी हुई, लेकिन रिया की नज़रें बस काव्या पर टिकी थी। अपना हाथ दिखाओ काव्या, रिया ने तुरंत कहा। रिया, कुछ नहीं, काव्या डरते हुए बोली। मैंने कहा अपना हाथ दिखाओ काव्या। रिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए उसका हाथ खींचकर बाहर निकाला। उसके हाथ पर पट्टी बंधी देख रिया की आंखें बड़ी हो गई। ये सब क्या है काव्या? उसने गुस्से में पूछा, लेकिन उसके सवाल पर काव्या ने अपना सर झुका लिया। मेरे सवाल का जवाब दो काव्या, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा काव्या? इस बार रिया गुस्से में चिल्लाई। ये देखकर काव्या सर झुकाकर रोने लगी। रिया प्लीज़, रिया शांत हो जाओ, उसका हाथ छोड़ो, उसे दर्द हो रहा होगा। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। शिवानी तुरंत आगे आई और उसने रिया के हाथ से काव्या का हाथ छुड़ाया। उसकी बात सुन रिया भी थोड़ी शांत हुई। कुछ देर बाद वो तीनों बैठकर बातें कर रही थी। क्या इसका मतलब कल फिर से रघुवीर अंकल ने तुम पर हाथ उठाया था?
रिया उठकर खड़ी हो गई। रिया, दरअसल मैं काव्या से ही मिलने आ रही थी, तभी मैंने सोचा कि पहले चर्च में आती हूँ। लेकिन जब वहाँ गई तो वहाँ मुझे कोने के एक बेंच पर ऐसी हालत में सोती नजर आई। मैं इसे घर वापस लेकर आई हूँ। शिवानी की बात सुन रिया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और काव्या की तरफ अपना रुख मोड़ा। क्या ये सच है काव्या? क्या रघुवीर अंकल ने फिर से ये सब किया? बोलो काव्या, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो मुझे काव्या। उसके सवालों का जवाब काव्या ने रोते हुए सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाकर दिया। यह देखकर रिया के सब्र का बांध टूट गया। आखिरकार कब तक तुम ये सब सहने वाली हो काव्या? तुम समझती क्यों नहीं कि तुम्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी? नहीं, मैं नहीं कर सकती, वो रोते हुए बोली। आखिर क्यों नहीं कर सकती? तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो, एक बार कोशिश तो करके देखो। मैं उनसे लड़ नहीं सकती रिया, आखिरकार वो मेरे पापा है। पापा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो घटिया इंसान तुम्हारा बाप कहलाने के लायक है? रिया के सवाल पर काव्या समेत शिवानी ने भी रिया की तरफ हैरानी से देखा। उनके बारे में ऐसा मत कहो रिया, प्लीज़। काव्या रो पड़ी। क्यों ना कहूँ? आखिर मैंने गलत ही क्या कहा? जो कहा सच कहा है। एक बार आईने में अपनी हालत देखो काव्या, और उसके बाद खुद से पूछना कि क्या सच में वो इंसान तुम्हारा बाप कहलाने के लायक है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि अगर इन लोगों में बाप बनने की काबिलियत ही नहीं होती तो वो बच्चे पैदा करते ही क्यों हैं। एक बार फिर रिया ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। रिया, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। शिवानी रिया के कंधे पर हाथ रखकर बोली। रिया ने तुरंत ही शिवानी का हाथ पकड़ लिया और बोली, शिवानी, ये तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है ना, और तुम्हारी सारी बातें भी मानती है, तो तुम समझाओ इसे समझाओ कि ये कितनी बड़ी गलती कर रही है। ये सब सहकर मैं उससे बात करूँगी रिया, लेकिन प्लीज़ तुम पहले शांत हो जाओ। अब शिवानी देख पा रही थी कि रिया की सांस फूलने लगी थी, इसीलिए वो उसे शांत करने लगी। लेकिन तभी काव्या उठ खड़ी हुई। क्या बात करोगी तुम मुझसे शिवानी? आखिरकार क्या समझाओगी मुझे? उसके सवाल सुने दोनों ने उसकी तरफ देखा। यही कि मुझे अपने पिता के खिलाफ खड़ा होना है, उनसे लड़ना है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा? तुम समझती क्यों नहीं रिया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं नहीं लड़ सकती उनसे, मुझ में इतनी ताकत ही नहीं है। बेचारी काव्या रोते हुए कह रही थी। तो क्या करोगी तुम? जिंदगी भर ऐसे ही उनकी मार सहती रहोगी? रिया ने काव्या के पास आते हुए पूछा। शायद हाँ, काव्या ने दिल पर पत्थर रखकर कहा। लेकिन वो सुनकर रिया का गुस्सा फूट पड़ा। और अगर इसी तरह किसी भी दिन मारते मारते उन्होंने तुम्हारी जान ले ली तो तुम मर गई तो? रिया का सवाल सुन शिवानी और काव्या दोनों हैरान हो गए। तो मेरे लिए रो लेना, वैसे भी मरने के कुछ दिनों बाद इंसान को भुला ही दिया जाता है। काव्या ने मुंह तोड़ लिया रिया का। यह देख रिया को बहुत बुरा लगा और एक ही झटके में उसकी आंखों में आंसू आ गए। काव्या, ये तुम क्या कह रही हो? शिवानी काव्या को समझाने आगे आई। तभी रिया ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं शिवानी, जाने दो। अगर इसे लगता है कि इसकी मुश्किल का हल अपने पिता की मार सहन करना ही है तो इसे वही समझने दो। मैं चलती हूँ। रिया नाराज़गी में वहाँ से निकल गई। शिवानी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो रिया को अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि रिया अब नहीं रुकने वाली। तभी रिया दरवाजे के पास से लौटकर बोली, काव्या, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए किसी का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि जो कमज़ोर होते हैं हमेशा वही गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जिनके पास ताकत होती है वो तो अक्सर गलत होता देख मुंह मोड़कर चले जाया करते हैं। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाकर कमज़ोर लोग ताकतवर बनने की पहली सीढ़ी पर अपना कदम रखते हैं। लेकिन तुम में तो इतनी भी हिम्मत नहीं। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। लेकिन देखना, तुम्हें एक दिन अपने फैसले पर पछतावा होगा। तुम सोचोगी कि काश तुमने पहले ही सही कदम उठाया होता, और उस दिन तुम्हें अपनी कायरता का एहसास होगा। पर तब तक तुम्हारे हाथ से वक्त निकल चुका होगा और पछतावे के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इस बार रिया आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। उसे ऐसे जाते देखकर शिवानी को बहुत बुरा लगा। तभी काव्या रोते हुए सोफे पर बैठ गई। काव्या,
तुम्हें रिया से वो सब नहीं कहना चाहिए था। उसे तुम्हारी बातों का बहुत बुरा लगा है। तुम जानती हो ना कि उसे तुम्हारी बहुत चिंता है। उसके तो गुस्से में भी तुम्हारे लिए चिंता और प्यार छुपा होता है, इसीलिए वो हर बार तुम्हें यही बात समझाती है। मैं क्या करूँ शिवानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मैं सब नहीं कर सकती जो वो चाहती है। मुझ में उतनी ताकत ही नहीं है। मैं उसकी तरह हिम्मत नहीं जुटा सकती। काव्या फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर शिवानी उसके पास आई और उसे शांत करने में जुट गई। वो काव्या और रिया दोनों की हालत समझ रही थी, पर वो ये भी जानती थी कि रिया की बात पूरी तरह से सही थी। दूसरी तरफ शाम हो गई थी और खुराना हाउस यानी वेदांत के घर पर पार्टी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। पूरा बंगला शानदार जगमगाती लाइट से सजा था और मेहमान आना भी शुरू हो गए थे। रुद्र, आर्यन और आरव तीनों शानदार सजे हॉल में मौजूद थे और सारी पार्टी का अट्रैक्शन बने हुए थे। सारी लड़कियों की नज़रें उन्हीं पर टिकी हुई थी क्योंकि वो सभी आज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। रुद्र ने लाल शर्ट और ब्लैक सूट पहन रखा था, हाथ में महंगी घड़ी और पैरों में काले जूते पहने वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। लेकिन आज भी उसने अपनी दूसरी कलाई पर वही रेड जेम वाला ब्रेसलेट याद से पहना था। आज आरव ने भी बहुत ही प्यारा सा वाइट सूट पहन रखा था। वो भी उस सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसकी उंगली में भी हमेशा की तरह वही रेड जेम वाली अंगूठी मौजूद थी। सबकी नज़रें उन्हीं पर टिकी थी। लड़कियां उन दोनों की बस एक नज़र के लिए तरस रही थी, पर वो दोनों एक दूसरे से ही बात कर रहे थे। आरव, दादी जी अब तक क्यों नहीं आई? रुद्र ने फिर से पूछा। पता नहीं, लेकिन अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आरव अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी में देखते हुए बोला। पता नहीं ये वेदांत भी कब तक आएगा नीचे। ये लेट लतीफ़ हमेशा ही लेट करता है। तभी रुद्र की नज़र मेहमानों के बीच मौजूद एक खूबसूरत सी लड़की पर गई जो अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। गोरा रंग, सुंदर सा चेहरा, काली आंखें, गुलाबी होठ। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसने गोल्डन कलर का एक बहुत ही खूबसूरत ऑफ शोल्डर गाउन पहन रखा था जिसमें से उसके कंधे और एक गोरा पैर साफ नज़र आ रहा था। उसके काले घने बाल उसकी पीठ को छू रहे थे। एक हाथ में वाइन का ग्लास था और वो अपनी दोस्तों के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर भी बस हल्की सी मुस्कान थी, पर देखने से ही पता चल रहा था कि वो मुस्कान असली नहीं थी। रुद्र को उस लड़की की ओर देखता पाकर आरव ने भी उस ओर देखा और उस लड़की को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। माया, और यहाँ ये यूएस से कब लौटी? आरव हैरान होकर बोला। लेकिन रुद्र के दिल में अचानक से आर्यन का ख्याल आ गया। आर्यन, आर्यन कहाँ है? रुद्र थोड़ा सा घबराहट के साथ बोला। उसका सवाल सुन आरव भी हॉल में नज़रें घुमाकर आर्यन को ढूंढने लगा, पर वो उन्हें कहीं नज़र नहीं आया। दरअसल आर्यन घर के बाहर लॉन में खड़ा था और आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने भी आज नीला कलर का सूट पहन रखा था जिसमें आज वो भी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके कान में भी हमेशा की तरह वो रेड जेम वाला ईयरिंग चमक रहा था जो उसके सूट से बखूबी मैच कर रहा था। तुम्हें शांत रहना होगा आर्यन, शांत हो जाओ। वो खुद को शांत करते हुए गहरी सांस अंदर भरकर बोला। तभी किसी ने उसका एक कान कसकर पकड़ लिया और मरोड़ दिया। ऐसा होते ही आर्यन दर्द से तिलमिला उठा और उसने अपनी आंखें खोल दी। आउच! वो दर्द से चिल्लाया। उसने सामने देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसने सफ़ेद रंग का चमचमाता सलवार सूट, कंधे पर दुपट्टा, बदन पर मोतियों की चुनिंदा गहने पहने थे और अपने सफ़ेद बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। वो एक उम्रदराज औरत थी जिनके चेहरे की चमक आज भी बरकरार थी। उनके चेहरे पर अजीब सा तेज था जिससे बहुत सारी गुड वाइब्स आ रही थी। उन्होंने बेचारे आर्यन का कान पकड़ रखा था। दादी आप, आउच! दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए प्लीज़। बदमाश निखट्टू, तू यहाँ बाहर क्या कर रहा है? अरे दादी, मैं तो बस हवा खाने आया था। अच्छा, क्यों तुझे अंदर हवा नहीं मिल रही थी? दादी प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, प्लीज़। उसकी करुण पुकार सुन दादी तुरंत ही पिघल गई और उन्होंने उसका कान छोड़ दिया। लेकिन तब तक आर्यन का कान लाल हो गया था। ये क्या दादी, आप हमेशा ही ऐसे करती हो। मैं कब से इतनी बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहा था और आपने आते ही मुझे प्रसाद दे दिया। वो अपना कान मलते हुए बोला। उसका वो फूला हुआ मुंह देखकर दादी मुस्कुराई। क्या करूं? जब तक तुझे तंग नहीं करती मुझे अच्छा नहीं लगता। लगता ही नहीं कि मेरा खाना पचा है।
वो मुस्कुराकर बोली, चल अब और ज़्यादा नखरे मत कर, आ मेरे पास मेरे सीने से लग जा बेटे। उन्होंने आर्यन के लिए अपनी बाहें फैला दी। ये देखकर आर्यन भी अपना गुस्सा भूल गया और तुरंत ही उनके सीने से लग गया। उसी के साथ उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। मैंने आपको बहुत मिस किया दादी, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया बेटा। दादी ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, ये लो, हम लोग अंदर कब से इन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे और ये यहाँ भरत मिलाप में लगे हैं। रुद्र की आवाज़ सुन वो दोनों अलग हुए। दरअसल आर्यन को ढूंढते हुए रुद्र और आरव बाहर आ गए थे। दादी, आरव जल्दी से भागकर उनके पास आया। उसने पहले उनके पैर छुए और फिर उनके गले लग गया। उन्हें ऐसे देखकर रुद्र भी आगे आया और वो भी उनके पैर छूकर उनके गले लग गया। आपने कितनी देर कर दी दादी? आरव नाराज़ होकर बोला। हाँ दादी, कहाँ थी आप? कब से आपका वेट कर रहे थे हम। रुद्र भी बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, मेरी फ़्लाइट लेट हो गई थी इसीलिए देर हो गई। ओ दादी, हम सब ने आपको बहुत मिस किया, आर्यन बोला और वो सभी उनसे लिपट गए, जिससे दादी को बहुत अच्छा लगा। अच्छा बताओ, मेरा वो लेट कमर पोता कहाँ है? क्या वो आज भी लेट है? हाँ बिल्कुल, वो आज भी लेट है। रुद्र मुंह बनाकर बोला, उसका हमेशा का ही नाटक है। आर्यन ने भी मुंह बनाते हुए कहा, पता नहीं इसका क्या होगा। दादी ने अपना सर पकड़ लिया। दरअसल सामने मौजूद ये औरत कोई और नहीं, मीनाक्षी खुराना थी, यानी हमारे वेदांत की दादी, जो किसी काम से दूसरे शहर गई थी और अभी अभी वापस लौटी थी। अरे दादी, जाने दीजिए ना, ये पार्टी उसी के लिए है, तो उसका थोड़ा बहुत फुटेज खाना तो बनता ही है। हम सब अंदर चलते हैं, काफ़ी मेहमान आए हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं। चलिए अंदर चलिए। आरव की बात मान वो सभी दादी को अपने साथ लेकर अंदर चले गए। उनसे मिलकर वो तीनों बहुत ही खुश लग रहे थे। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।